नमस्कार दोस्तों। यदि एनआरआई के द्वारा प्रॉपर्टी सेल की गई है तो उस केस में बायर को टीडीएस की कॉम्प्लायंस कैसे करनी है, इसके बारे में हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यदि एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदी गई है यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन से, तो उस केस में जो बायर होता है प्रॉपर्टी का, उसे टैन नंबर अप्लाई करना होता है यानी कि टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। यदि एक से ज़्यादा बायर हैं प्रॉपर्टी के तो सभी बायर को अलग से टैन नंबर अप्लाई करना होता है। दोस्तों, जो टैन नंबर है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। टैन नंबर के साथ ही जो टीडीएस चालान है वो पे किए जाते हैं। उसके बाद टीडीएस रिटर्न फाइल की जाती है और उसके बाद टीडीएस का सर्टिफिकेट जनरेट किया जाता है। जो कि प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा है उसे रिटर्न फाइल करने के बाद सर्टिफिकेट जनरेट करना है और ये सर्टिफिकेट एनआरआई को देना होता है। दोस्तों, एनआरआई का टीडीएस किस सेक्शन के अंतर्गत काटा जाता है? इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 195 के अंतर्गत आपको एनआरआई का जो टीडीएस है वो काटना होता है, क्योंकि जब आप चालान को डिपॉजिट करते हैं तो उस वक्त आपको ये सेक्शन मेंशन करना होता है। एनआरआई का टीडीएस डिपॉजिट करने के लिए आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना होता है? इसके लिए आपको फॉर्म नंबर 281 फाइल करना है। तो दोस्तों, आपको चालान नंबर ITNS 281 जो फिल करना होता है, जो कि टीडीएस के लिए चालान है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद कंपनी यदि डिडक्टी है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, अगर नॉन कंपनी डिडक्टीज है तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आप TDS एंड TCS पेबल बाय टैक्स पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट में 195 चूज करेंगे, अदर सम पेबल टू द नॉन रेजिडेंट। और यहाँ पे आप मोड ऑफ पेमेंट एक्स्ट्रा चूज करेंगे। यहाँ पे आप अपना टैन नंबर एंटर करेंगे, असेसमेंट ईयर चूज करेंगे जिससे रिलेटेड के TDS जो है वो बिलोंग करता है, और उसके बाद आप यहाँ पे एड्रेस डाल के पेमेंट कर सकते हैं। टीडीएस कब काटना होता है? टीडीएस आप काटेंगे जैसे ही पेमेंट करेंगे या अपनी बुक्स में जो है एनआरआई का जो लेजर है वो क्रेडिट करेंगे विच एवर इज अर्लियर। मान लीजिए आप एडवांस पे करें एनआरआई को 30 अप्रैल को, तो जो अमाउंट आपने एडवांस पे किया है उस पर टीडीएस काटने के बाद ही आपको पेमेंट करनी है। 30 अप्रैल को ही आपको टीडीएस काटना है। जो बैलेंस अमाउंट आप पे करेंगे, तो जब आप पे करेंगे उस वक्त टीडीएस काटेंगे बैलेंस अमाउंट पे। दोस्तों, जो एनआरआई का टीडीएस काटा गया है वो आपको कब तक गवर्नमेंट को पे करना होता है? यदि टीडीएस डिडक्ट किया गया है अप्रैल से फरवरी मंथ में, तो उस केस में आपको मंथ के खत्म होने के बाद 7 डेज के अंदर ये जमा करना होता है। मान लीजिए 30 अप्रैल को टीडीएस काटा गया है तो आपको 7 मई तक इस टीडीएस को जमा करना है। लेकिन यदि मार्च मंथ में टीडीएस काटा गया है तो आपको 30 अप्रैल तक ये जमा करना होता है। दोस्तों, किस रेट से टीडीएस काटा जाता है? ये रेट इन फोर्स के लिए आपको रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट देखना होता है। नॉर्मली जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, यदि प्रॉपर्टी सेल की गई है तो 30% का टीडीएस का रेट है, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है प्रॉपर्टी सेल पे तो 20% का टीडीएस का रेट है। इसके अलावा सरचार्ज भी एप्लीकेबल होता है यदि अमाउंट 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। लेकिन यदि एनआरआई के द्वारा लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट ले लिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो उस केस में जो लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट में रेट मेंशन किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको टीडीएस काटना है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, हमने ये लोअर सर्टिफिकेट अप्लाई किया था एनआरआई के केस में, तो यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा है कि सिर्फ 3% ही टीडीएस कटेगा जो व्यक्ति ने प्रॉपर्टी बेची है और उस पर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है अंडर सेक्शन 195। लेकिन इसके अलावा आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो रेट है एक्सक्लूडिंग एजुकेशन सेस ऑब्लिक सरचार्ज है। तो यहाँ पे क्योंकि अमाउंट 50 लाख से कम है इसलिए सरचार्ज तो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इस पे एजुकेशन सेस आपको एक्स्ट्रा काटना है, यानी कि 3.12% के अकॉर्डिंग टीडीएस रेट होंगे। यदि व्यक्ति लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं लेता है तो उस केस में जो रेट फाइनेंस एक्ट में दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टीडीएस काटना होता है। जैसे कि नॉन रेजिडेंट इंडियन के केस में यहाँ पे रेट दिए गए हैं फाइनेंस एक्ट में। यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस केस में 20% जो है टीडीएस के रेट दिए गए हैं, और यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस केस में 30% टैक्स के रेट दिए गए हैं, प्लस चार्ज एंड सेस एज एप्लीकेबल। दोस्तों, यदि एनआरआई का टीडीएस काटा गया है तो आपको टीडीएस तो डिपॉजिट करना ही है, उसके बाद टीडीएस रिटर्न भी फाइल करनी होती है। ये आपको फ़ोन नंबर 27Q में फाइल करनी होती है, और ये क्वार्टरली जाती है। जैसे कि आपने अप्रैल में टीडीएस काटा है तो अप्रैल मई एंड जून की जो टीडीएस रिटर्न है वो जुलाई में जाएगी 31 जुलाई तक,
आपको रिटर्न फाइल करनी है। इसी प्रकार जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च के क्वार्टर के लिए आप ड्यू डेट देख सकते हैं TDS रिटर्न फाइल करने की। दोस्तों जब आप TDS रिटर्न फाइल कर देते हैं तो इस प्रकार की एक्नॉलेजमेंट जो वो जनरेट होती है, जहाँ पे कि फ़ोन नंबर मेंशन किया होता है, किस क्वार्टर के लिए आपने फ़ाइल की है, किस दिन फ़ाइल की है, किस फाइनेंशियल ईयर के लिए फ़ाइल की है, कितना चालान का अमाउंट था और कितना टैक्स डिडक्ट किया गया है, कितना डिपॉजिट किया गया है। दोस्तों उसके बाद आपको TDS सर्टिफिकेट इशू करना होता है नॉन रेजिडेंट इंडियंस को। ये सर्टिफिकेट फ़ॉर्म नंबर 16A में इशू होता है। ये क्वार्टरली इशू किया जाएगा, जैसे कि अप्रैल से जून में यदि आपने TDS काटा था, उसकी रिटर्न फाइल की है तो 15 अगस्त तक आपको ये सर्टिफिकेट इशू करना होता है। इसी प्रकार जो दूसरे क्वार्टर हैं उनके लिए आप डेट देख सकते हैं, किस डेट तक आपको ये सर्टिफिकेट जनरेट करके इशू करना होता है TDS CPC की वेबसाइट से। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस डायरेक्टर के द्वारा TDS जो है वो काटा गया है, किस व्यक्ति का काटा गया है, पैन नंबर क्या है, टैन नंबर क्या है डायरेक्टर का, डिडक्टी का पैन नंबर क्या है, किस असेसमेंट ईयर के लिए काटा गया है, किस पीरियड के लिए काटा गया है। ये सभी डिटेल फ़ॉर्म नंबर 16A के अंतर्गत होती हैं। इसके अलावा इस सर्टिफिकेट के अंतर्गत अमाउंट कितना पे किया गया NRI को सेक्शन 195 के अंतर्गत, उसका TDS कितना काटा गया है, किस चालान से डिपॉजिट किया गया है, ये सभी डिटेल होती है। दोस्तों यदि आप ये सर्टिफिकेट इशू नहीं करते हैं तो उस केस में 500 रुपीज़ पर डे की जो पेनल्टी है वो लगाई जा सकती है TDS ऑफिसर के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई व्यक्ति टैन नंबर लेने के लिए लायबल है लेकिन वो नहीं लेता है या इनकरेक्ट टैन नंबर कोड करता है तो उस केस में 10,000 रुपीज़ की पेनल्टी लगाई जा सकती है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति TDS की रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करता तो 200 रुपीज़ पर डे की जो लेट फीस है वो लगाई जाती है, लेकिन ये लेट फीस TDS से एक्सीड नहीं कर सकती है। और यदि आप डिले करते हैं TDS की रिटर्न को फाइल करने में तो उस केस में आपको लेट फीस के साथ ही रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति TDS की रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उस केस में अलग से पेनल्टी भी लगाई जा सकती है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा, जो कि मिनिमम 10,000 हो सकती है और मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ तक लगाई जा सकती है। ये इन एडिशन टू लेट फीस होती है जो कि हमने अभी डिस्कस की। यदि व्यक्ति TDS नहीं काटता है या फिर काटने के बाद डिपॉजिट नहीं करता है तो उस केस में रिग्रेस इम्प्रीजमेंट भी की जा सकती है, जो कि 3 महीने से ज़्यादा होगी और 7 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है विद फाइन। इसके अलावा दोस्तों व्यक्ति को इंटरेस्ट भी पे करना होता है। यदि व्यक्ति TDS काटता ही नहीं है तो जिस दिन वो लायबल हो जाता है उस दिन से लेके जिस दिन वो काटता है उस दिन तक 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ उसे इंटरेस्ट पे करना होता है। और यदि वो काट लेता है लेकिन जमा नहीं करता है तो उस केस में 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के लिए उसे इंटरेस्ट भी पे करना होता है। तो दोस्तों आपको बहुत ध्यान से NRI का जो TDS है वो काटना है ताकि आपके ऊपर जो इंटरेस्ट पेनल्टी या लेट फीस है वो चार्ज ना की जाए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और GST की क्वेरी है तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।